हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है कंसल्टिंग अडल्ट्स। मूवी की शुरुआत रिचर्ड से होती है। रिचर्ड एक म्यूजिक कंपोजर है और छोटे मोटे टीवी एड्स के लिए म्यूजिक बनाने का काम करता है। वहीं रिचर्ड की वाइफ प्रिस्किल भी उसके ऑफिस में जॉब करती है। रिचर्ड की एक 7 साल की बेटी भी है जिसका नाम लॉरी है और रिचर्ड की ये छोटी सी फैमिली एक दूसरे के साथ काफी खुश है। आज लॉरी का बर्थडे था जिसे मनाने लॉरी के कई सारे दोस्त आए थे। दरअसल लॉरी और उसके सारे दोस्त एक म्यूजिक स्कूल में पढ़ते थे और लॉरी सिर्फ वीकेंड्स में ही अपने पेरेंट्स से मिलने आया करती थी। आगे लॉरी के दोस्तों को अलविदा करते वक्त रिचर्ड और उसकी फैमिली देखती है कि उनकी साइड में कल ही एक नया पड़ोसी शिफ्ट हुआ था। अगली सुबह जब रिचर्ड रोज की तरह मॉर्निंग वॉक करने निकलता है तभी रिचर्ड का वो नया पड़ोसी रिचर्ड को अप्रोच करता है। इस नए पड़ोसी का नाम एडी है। एडी पहले किसी कंपनी के लिए इंश्योरेंस बेचने का काम करता था, लेकिन अब उसके पास कोई स्थायी काम नहीं है। खैर, इधर एडी बहुत आसानी से रिचर्ड से दोस्ती कर लेता है और उसे आज रात अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर रिचर्ड भी मना नहीं कर पाता। उसी रात ड्रिंक करते वक्त एडी रिचर्ड और उसकी वाइफ प्रिस्किल की मुलाकात अपनी खूबसूरत वाइफ मैरी से करवाता है, जिसके बाद ये चारों एक साथ डिनर करती हैं। डिनर के वक्त एडी इन सभी से सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फिर पैसों से ही रिलेटेड बातें कर रहा था और एडी की इन बातों पर प्रिस्किल बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। एडी और प्रिस्किल डिनर के बाद भी काफी देर तक बातें करती हैं। वहीं इस दौरान रिचर्ड बोर हो चुका था और इसी बोरियत को दूर करने रिचर्ड पास पड़ा पियानो प्ले करने लगता है। तभी मैरी आकर रिचर्ड के पियानो की धुन पर एक सुंदर सा गाना गाती है। दरअसल मैरी को सिंगिंग का बहुत शौक था। धीरे धीरे ये दोनों नेबर्स एक दूसरे को और करीब से समझने लगती हैं और इस दौरान मैरी को रिचर्ड से एक तरफा मोहब्बत हो जाती है। वहीं मैरी की तरह ही मैरी के हस्बैंड एडी को भी प्रिस्किल से अंदर ही अंदर प्यार हो जाता है। एक सुबह साइकिलिंग करते वक्त एडी रिचर्ड को अपनी वाइफ के साथ एक ट्रिप में चलने का ऑफर देता है, लेकिन रिचर्ड इस ऑफर को ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि उनके सर पर पहले से ही $25,000 का कर्जा है, जिसे निपटाए बगैर वह और उसकी वाइफ कहीं घूमने नहीं जा सकते। इसे सुन एडी फैसला करता है कि वो इस कर्जे को निपटाने में रिचर्ड की मदद करेगा। रिचर्ड पूछता है लेकिन कैसे, तो एडी इसका कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन रिचर्ड जैसे ही काम में जाने के लिए अपनी कार निकालता है, वैसे ही उसकी कार से किसी आदमी की टक्कर हो जाती है। जब रिचर्ड आगे बढ़कर देखता है तो ये आदमी खुद एडी था। उस एक्सीडेंट के बाद से एडी की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो पूरे 2 हफ्तों तक अपनी गर्दन को हिला भी नहीं पा रहा था। तभी एडी अचानक से खड़ा होकर अपनी गर्दन को ठीक करने लगता है। इसे देख रिचर्ड और उसकी वाइफ प्रिस्किल दोनों बहुत हैरान होती हैं कि अचानक ये क्या हुआ। तब एडी इन्हें बताता है उसने पिछले 2 हफ्तों तक नेक इंजरी का नाटक किया था ताकि अपने एक बहुत पुराने हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके और अब इन पैसों से रिचर्ड और उसकी वाइफ अपने ऊपर लगे सारे कर्जे चुका सकती हैं। लेकिन प्रिस्किल इन पैसों को लेने से मना कर देती है। उसे यकीन नहीं होता कि एडी ने सिर्फ उनका मामूली सा कर्जा चुकाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। तब एडी कहता है कि फ्रेंडशिप के लिए इतना करना तो बनता है और इन पैसों को आप दोनों दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा समझिए। तो यहाँ प्रिस्किल फाइनली एडी की बातों से कन्विंस होकर इन पैसों को लेने मान जाती है। वहीं इधर रिचर्ड को एडी के इरादों पर थोड़ा सा शक होने लगा था, लेकिन रिचर्ड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे ये चारों एक साथ ट्रिप एंजॉय करने आगे बढ़ती हैं। लेकिन ट्रिप के दौरान एडी रिचर्ड से बहकी बहकी बातें करने लगता है, जैसे अगर एक रात वह दोनों गलती से अपने अपने घर की जगह एक दूसरे के घर एक दूसरे की वाइफ के साथ सोने चले गए तो क्या होगा। तो यहाँ रिचर्ड को एडी की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रिचर्ड सोचता है कि शायद एडी ये सब शराब के नशे में बोल रहा है, इसलिए रिचर्ड एडी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ट्रिप से लौटने के बाद भी एडी की इस तरह की बातें जारी रहती हैं।
वो बार बार रिचर्ड को यही ऑफर देता है कि उन दोनों को एक दूसरे से अपनी अपनी वाइफ बदल लेनी चाहिए, चाहे एक रात के लिए ही सही। तो अब रिचर्ड एडी की इस बात को और देर तक नहीं सह पाता और उससे कहता है कि वो सिर्फ एक पड़ोसी है, तो पड़ोसी की तरह रहे, उससे आगे बढ़ने की जरूरत ना करे। तो ये बात एडी के दिल में घात कर जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से रिचर्ड ने भी एडी से मिलना बंद कर दिया था। रिचर्ड ने प्रिस्किल को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो एडी से किस वजह से खफा है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है और आज प्रिस्किल रिचर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वो एडी से अपनी नाराजगी भुलाकर उसे फिर से एक दूसरा मौका दे, लेकिन रिचर्ड इस पर साफ मना कर देता है। तब प्रिस्किल कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, लेकिन कई बार इंसानों से गलती हो जाती है और वैसे भी एडी वो इंसान है जिसने एक समय हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा कर्जा वसूल हो सके। अब क्या हम दोनों एडी को एक बार माफ नहीं कर सकते? तो यहाँ रिचर्ड प्रिस्किल की इन बातों से थोड़ा पिघल जाता है और अगली सुबह ऐसा दिखाती हैं कि एडी और रिचर्ड का रिलेशन वापस से पहले की तरह हो गया था और ये चारों साथ में मिलकर बेसबॉल खेल रहे थे। बेसबॉल खेलते वक्त रिचर्ड का भी इंटरेस्ट अपनी वाइफ से हटकर एडी की वाइफ मैरी पर शिफ्ट होने लगता है और उस पूरी रात रिचर्ड सो नहीं पाता क्योंकि रिचर्ड को हर पल सिर्फ मैरी की ही याद आ रही थी। तभी रिचर्ड देखता है कि मैरी का हस्बैंड एडी भी इतनी रात तक उठा हुआ था। दरअसल इन दोनों को ही एक दूसरे की वाइफ के साथ फिजिकल होने की तलब थी और आज इस तलब के आगे रिचर्ड भी अपने घुटने टेक देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की वाइफ के घर इंटीमेट होने चले जाते हैं। अगली सुबह जब रिचर्ड अपने घर वापस पहुंचता है तो यहाँ सब नॉर्मल था और प्रिस्किल को ये भनक तक नहीं थी कि जिस आदमी के साथ वो कल रात सोई थी वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि एडी था। रिचर्ड आज भी आम दिनों की तरह रनिंग के लिए निकलता है, लेकिन आज एडी उसके साथ नहीं आया था। तभी रिचर्ड को देखने मिलता है कि एडी के घर की तरफ पुलिस की कुछ गाड़ियां जा रही थी। इसे देख रिचर्ड जल्दी से भागते हुए एडी के घर पहुंचता है और इधर रिचर्ड को देखने मिलता है कि कल रात एडी की वाइफ का मर्डर हो गया था और अपनी वाइफ की हत्या करने का कसूर एडी रिचर्ड पर डाल रहा था। आगे रिचर्ड को रिचर्ड का लॉयर बताता है कि एडी की वाइफ मैरी का कत्ल एक बैट से किया गया था और उस बैट के ऊपर खुद रिचर्ड के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। साथ ही मैरी के शरीर से कुछ ऐसे सैंपल्स बरामद हुए जो रिचर्ड से मेल खाते थे और इन सभी सबूतों से साबित होता है कि मर्डर वाली रात रिचर्ड मैरी के साथ था, लेकिन मैरी ने रिचर्ड को पकड़ लिया और इसी संघर्ष में रिचर्ड ने मैरी की हत्या कर दी। लॉयर ये भी बताता है कि एडी ने अपनी अलीबाई साबित कर दी है। दरअसल वो मर्डर वाली रात एक लेक साइड वाले रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था और उस रिजॉर्ट के मालिक का कहना है कि उसने खुद एडी को उसके कमरे की चाबी दी थी। अब लॉयर से बात करने के बाद रिचर्ड अपनी वाइफ से मिलता है। यहाँ रिचर्ड की वाइफ उसे ये बताने आई थी कि वो रिचर्ड को बहुत जल्द डाइवोर्स दे रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी लॉरी पर उसके क्रिमिनल बाप का साया पड़े। इसे जानकर रिचर्ड बहुत दुखी होता है और वो अपनी वाइफ से सिर्फ एक सवाल करता है कि कल रात उसके साथ कौन सोने आया था। रिचर्ड की वाइफ कहती है, क्या तुम पागल हो? कल रात मैं कमरे में अकेली थी। अब यहाँ रिचर्ड को सारा खेल समझ आने लगता है। असल में एडी ने शुरुआत से ही अपने दिमाग में ठान रखा था कि वो रिचर्ड को अपना टारगेट बनाएगा और इसके लिए उसने सबसे पहले रिचर्ड से जान पहचान बढ़ाई, फिर उसकी तरफ अपनी वाइफ को आकर्षित किया और जिस रात रिचर्ड एडी की वाइफ मैरी से फिजिकल होने उसके घर गया, सेम उसी रात एडी एक रिजॉर्ट की तरफ पहुंचा और वहां पहुंचकर अपनी झूठी अलीबाई तैयार की। अलीबाई तैयार करने के बाद एडी वापस अपने घर आया और मैरी का मर्डर कर दिया। एडी ने मैरी का मर्डर उसी बैट से किया जिस बैट को हत्या के एक दिन पहले बेसबॉल खेलते वक्त रिचर्ड ने कई बार अपने हाथों से टच किया था। इसलिए बैट के ऊपर रिचर्ड की उंगलियों के निशान थे। यानी ये सब एडी का प्लान था ताकि वो अपनी वाइफ को मारकर इसका सारा कसूर रिचर्ड पर थोप सके। आगे रिचर्ड डाइवोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए लॉयर को हायर करता है, लेकिन रिचर्ड के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो लॉयर को नकद खरीद सके। इसलिए रिचर्ड को 24 घंटे की बेल दी जाती है ताकि वो अपने घर का कोई सामान नीलामी में डालकर लॉयर की फीस जमा कर सके।
तो आगे रिचर्ड उन सामानों को जमा कर लेता है जो उसे नीलामी में देनी थी। तभी रिचर्ड की नजर सामने एडी के खुले हुए कमरे पर पड़ती है। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि एडी जनरली इस वक्त अपने घर में नहीं होता था, इसलिए रिचर्ड एडी के घर के अंदर चेक करने जाता है और यहाँ रिचर्ड को एडी के घर में एक ब्राउन सा आदमी मिलता है। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डेविड है और मैं एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। मैं इधर एडी के घर तहकीकात करने आया था क्योंकि एडी ने $1.5 मिलियन के इंश्योरेंस मनी के लिए अप्लाई किया है। दरअसल एडी की वाइफ मैरी बहुत रईस औरत थी। उन्होंने अपने हस्बैंड और खुद के लिए एक कपल इंश्योरेंस करवाया था। इस इंश्योरेंस के मुताबिक अगर उन दोनों कपल में से एक की भी मौत जल्दी हो जाती है तो तब उसका दूसरा पार्टनर इंश्योरेंस के $1.5 मिलियन क्लेम कर सकता है। $1.5 मिलियन जैसी बड़ी रकम को सुन रिचर्ड को ये समझते देरी नहीं लगती कि एडी ने अपनी वाइफ का मर्डर इन्हीं पैसों को क्लेम करने के लिए किया था। वैसे भी एडी इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, इस चीज की झलक रिचर्ड ने पहले ही देख ली थी, लेकिन फिर भी सारे सबूत रिचर्ड के खिलाफ थे, इसलिए वो एडी का जुर्म साबित नहीं कर सकता। आगे उसी रात रिचर्ड अपना मन बहलाने के लिए रेडियो में गाना सुन रहा था। तभी रेडियो में एक सिंगर की आवाज रिचर्ड को कुछ जानी पहचानी लगती है और तभी रिचर्ड को क्लिक होता है कि इस तरह से तो मैरी गाती थी। ये रियलाइज करते ही रिचर्ड जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाकर उस क्लब के एड्रेस में पहुंचता है जहां से रेडियो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। इस एड्रेस में पहुंचकर रिचर्ड यहाँ के कुछ कस्टमर से उस सिंगर का नाम जानने की कोशिश करता है जिसने अभी रिसेंटली अपना गाना खत्म किया है। तो ये लोग उसे बताते हैं कि उस सिंगर का नाम ओलिविया कामिन था और बस उसके नाम के अलावा किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इसे जानकर रिचर्ड के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। आगे रिचर्ड ऑफिसर डेविड से मिलकर उसे मरी हुई लड़की यानी मैरी का चेहरा पूछता है। तो डेविड बताता है कि मैरी का चेहरा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा था, इसलिए उसका चेहरा कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ब्लड ग्रुप और डीएनए से पता चल गया कि वो मरी हुई लेडी मैरी ही थी। इसे सुन रिचर्ड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इधर इसी राज को सुलझाने के लिए रिचर्ड फैसला करता है कि वो कल सुबह बेल खत्म हो जाने के बाद भी पुलिस से छिपकर अपनी पर्सनल तहकीकात करेगा और इसमें डेविड को उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगले दिन रिचर्ड एडी पर बाइनोकुलर के जरिए नजर रखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गैर हाजिरी में एडी उसकी वाइफ प्रिस्किल और उसकी बेटी लॉरी से रिश्ता बना रहा था ताकि प्रिस्किल अपने हस्बैंड रिचर्ड को जल्द से जल्द डाइवोर्स देकर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन रिचर्ड फैसला करता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। इसके लिए रिचर्ड प्रिस्किल को रास्ते में ही अगवा कर लेता है और उसे मैरी के सॉन्ग की रिकॉर्डिंग दिखाकर बताता है कि मैरी अभी जिंदा है और ये सब एडी का बनाया हुआ प्लान था मुझे फंसाने के लिए। इवन एडी ने मर्डर भी उसी बैट से किया जिससे हम आखिरी बार बेसबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ इन बातों को सुन प्रिस्किल को रिचर्ड पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है और तब रिचर्ड प्रिस्किल को उसका एक काम सौंपता है जिससे प्रिस्किल को पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि ये सब एडी की ही चाल थी। आगे प्रिस्किल के बुलाने पर एडी उससे मिलने आता है और एडी के आते ही प्रिस्किल मैरी का गाया हुआ गाना प्ले करती है और बताती है कि मैरी अभी भी जिंदा है। इसे सुन एडी के चेहरे की एकदम से रंगत उड़ जाती है जिससे प्रिस्किल का शक पुख्ता हो जाता है। लेकिन एडी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो मैरी से कहता है शायद ये सॉन्ग किसी ऐसी लेडी ने गाया होगा जिसकी आवाज उसकी लेट वाइफ मैरी से मैच करती होगी। ऐसा कहते हुए एडी इमोशनल होने का नाटक करता है और उस टेप रिकॉर्डिंग को फालतू बताकर वहीं डिस्ट्रॉय कर डालता है। लेकिन यहाँ एडी को ये भी पता करना था कि आखिर प्रिस्किल के हवाले ये टेप रिकॉर्डिंग किसने की और एडी जानता था कि प्रिस्किल उसे ये बात डायरेक्टली नहीं बताएगी। इसलिए एडी कुछ देर तक प्रिस्किल का पीछा करता है और उसे पता लग जाता है कि इस सब में रिचर्ड उसके साथ मिला हुआ था। आगे रिचर्ड इन्वेस्टिगेटर डेविड से मिलकर ये पता करता है कि एडी ने टेप रिकॉर्डिंग सुनने के जस्ट बाद एक पर्टिकुलर फोन नंबर पर लगातार कॉल किया था और ये फोन नंबर जरूर डेविड की पार्टनर इन क्राइम यानी मैरी का होगा। आगे उस फोन नंबर को ट्रैक करके रिचर्ड एक एड्रेस पर पहुंचता है तो ये किसी क्लब का एड्रेस था जिसमें मैरी गाना गाया करती थी, यानी मैरी बिल्कुल जिंदा थी। यहाँ मैरी रिचर्ड को इस तरह देख एकदम से घबरा जाती है और आगे
रिचर्ड मैरी से अकेले में मिलकर उसका गला दबाकर पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? तब मैरी उसे सारी सच्चाई बताती है कि असल में वो नकली मैरी है जिसने पैसों के बदले सिर्फ कुछ दिनों तक एडी की वाइफ बनने का झूठा नाटक किया था और असल मैरी वो थी जिसकी लाश पुलिस को बेड से मिली थी। इन दोनों ने ये सारा नाटक मैरी के $1.5 मिलियन का इंश्योरेंस हासिल करने के लिए किया। वहीं उस रात रिचर्ड जिसके साथ फिजिकल हुआ वो ओलिविया नहीं बल्कि असली वाली मैरी थी। तो इसे सुन रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो मैरी उर्फ ओलिविया को इस बात की गवाह बनने के लिए अपने साथ ले चलता है। लेकिन तभी मैरी की टेलीफोन पर एक कॉल आती है। इस कॉल को रिसीव करके मैरी रिचर्ड से बोलती है, नीचे तुमसे मिलने इन्वेस्टिगेटर डेविड आया है। इसे सुन रिचर्ड जैसे ही डेविड से मिलने नीचे जाता है तो वो देखता है कि नीचे कोई भी नहीं था, यानी मैरी ने उसे बेवकूफ बनाया। इसलिए रिचर्ड फिर से मैरी के कमरे में घुसता है, लेकिन इधर उसे सिर्फ मैरी की लाश देखने मिलती है, यानी मैरी का भी किसी ने मर्डर कर दिया था और जिसने मैरी का मर्डर किया था उसने इधर पहले से पुलिस भी बुला रखी थी ताकि रिचर्ड पर डबल मर्डर का चार्ज लगा सके। लेकिन रिचर्ड समय रहते वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले एडी और प्रिस्किल को सावधान रहने का सुझाव देने आए थे क्योंकि रिचर्ड जेल से फरार है और वो अभी अभी सवेना शहर की फेमस सिंगर ओलिविया का मर्डर भी कर चुका है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रिचर्ड और एडी के अलावा किसी को नहीं पता कि ओलिविया ही कुछ दिनों के लिए एडी की नकली वाइफ मैरी बनी हुई थी। इवन ये बात प्रिस्किल भी नहीं जानती। लेकिन ऑफिसर्स के जाने के बाद प्रिस्किल को एक बैग में सवेना शहर जाने वाली फ्लाइट की रिटर्न टिकट मिलती है जिसमें एडी का नाम लिखा हुआ था, यानी खुद एडी ने ही उस शहर में जाकर ओलिविया की हत्या की है ताकि ओलिविया उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही ना दे सके। इधर प्रिस्किल जानते हुए भी कि एडी एक ब्रूटल किलर है, वो एडी के सामने नॉर्मल बिहेव करती है और फिर एडी जैसे ही कमरे से निकलता है वैसे ही प्रिस्किल इस टिकट को लेकर पुलिस स्टेशन निकलने तैयार होती है। लेकिन इधर एडी कहीं गया ही नहीं था, बल्कि ये सब एडी की चाल थी। कुछ देर बाद एडी एक गन के साथ अपने ही घर के किसी कोने में छिपकर रिचर्ड के आने का इंतजार कर रहा था ताकि आते ही उसे मार सके। यहाँ एडी ने अभी तक प्रिस्किल को भी नहीं मारा था। असल में एडी चाहता था कि वो इन दोनों कपल्स का मर्डर कुछ इस तरह से करे जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि रिचर्ड इनके घर जबरदस्ती घुस आया। और जब एडी ने रिचर्ड को मारने की कोशिश की तब गलती से एक गोली प्रिस्किल को लग गई और दूसरी रिचर्ड को, जिससे दोनों ही एक साथ मारे गए। यहाँ एडी को यकीन था कि रिचर्ड जरूर सीढ़ियों से आएगा, लेकिन आज पहली बार एडी की प्रेडिक्शन रॉन्ग साबित होती है और रिचर्ड अचानक से खिड़की से निकलकर एडी पर टूट पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से एडी के हाथ गन लग जाती है और एडी रिचर्ड को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में एक पतली सी पाइप के पीछे रिचर्ड छिपा हुआ था और एडी भी ठीक उधर ही शूट करने वाला था कि तभी एडी पर पीछे से हमला होता है और एडी की वही मौत हो जाती है। ये हमला रिचर्ड की वाइफ प्रिस्किल ने किया था, वो भी रिचर्ड की सेल्फ डिफेंस के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि रिचर्ड पर लगे सारे झूठे एलिगेशंस हटा दिए गए थे और सच्चाई सबके सामने आ गई थी। वहीं रिचर्ड को कंपनसेशन का एक काफी बड़ी रकम भी मिली थी। इसी रकम को जोड़कर रिचर्ड और प्रिस्किल एक ऐसी जगह घर लेती हैं जहां दूर दूर तक कोई नेबर या पड़ोसी नहीं था। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।